हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटियां होने से नफरत। बहू और बेटे से भी रिश्ता तोड़ लिया, बाद में हुआ पछतावा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंधे के दर्द से परेशान सुषमा जी आज भी फिजियोथेरेपी कराने आई हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें 10 दिन तक थेरेपी करवाने को बोला था। आज उनका छठा दिन था। आराम तो पहले से काफ़ी था उन्हें, पर अभी 4 दिन और आना था। ड्राइवर ही उन्हें ले आता था। आज भी बाहर खड़ा वह उनका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मृणाल उस क्षेत्र के जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट थी। अपने घर में ही उन्होंने अपना यह सेंटर खोल रखा था। अरे आंटी जी, आप यहाँ कैसे? ठीक तो है सब? मुझे बुला लेते। डॉक्टर मृणाल को इतनी आत्मीयता से बात करते सुन सुषमा जी का ध्यान उस ओर चला गया। पर्दा आगे होने की वजह से वह आने वाली महिला को देख तो नहीं पाई, पर इतना तो जान लिया उन्होंने कि वो डॉक्टर साहिबा की कोई खास परिचिता है। तभी एक और आवाज़ आई, मैडम जरा इधर भी ध्यान दे दो। अरे प्रीति, कितने महीनों बाद देखा है तुझे, और आज अस्पताल से छुट्टी कैसे ले ली तूने? मैडम को समय मिल गया, सिर्फ मुझसे मिलने तो आई नहीं होगी, जरूर कोई और ही बात है। यह डॉक्टर मृणाल का स्वर था। अरे कुछ नहीं, माँ को कमर में बहुत दर्द रह रहा है आजकल। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी की भी सलाह दी है। तो तुझसे अच्छा और कौन हो सकता है? फिर से वही आवाज़ थी। मृणाल बेटा, यह तो कब से मेरे पीछे पड़ी थी, मैं ही आलस कर रही थी आने का। तुझे तो पता है, मुझे जरा सी भी तकलीफ होती है तो ये मेरे पीछे पड़ जाती है। फिर एक महिला की आवाज़ आई तो सुषमा जी को कुछ जानी पहचानी सी लगी। सुषमा जी होठ फेंक ले चुकी थी। उनका आज का सेशन खत्म हो गया था। जैसे ही वह बाहर आई तो नंदिनी को देख हैरान रह गई। हाँ, नंदिनी ही थी। वर्षों पहले वह उनकी पड़ोसन हुआ करती थी। 3 साल तक वह उनके बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती थी, और फिर पति की ट्रांसफ़र की वजह से वह लोग दूसरे शहर चले गए थे। आज उसे यहाँ देखकर सुषमा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और साथ में आई वह लड़की उनकी बेटी थी। शायद बेटी ही होगी, पर पता नहीं बड़ी या छोटी। सुषमा जी ने मन ही मन सोचा। अरे सुषमा भाभी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? एक पल के लिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आप हो। नंदिनी सुषमा जी को देखते हुए बोली, मुझे भी तेरी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। नंदिनी, और बता कैसी है? यहाँ इस शहर में दोबारा कब आए तुम लोग? सुषमा जी ने भी प्रश्नों की छड़ी लगा दी। अभी 2 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बच्चे भी इसी शहर में थे तो बस यहीं बस गए आलोक की रिटायरमेंट के बाद, नंदिनी ने उत्तर दिया। फिर उसने अपने साथ आई लड़की को कहा, प्रीति बेटा, यह सुषमा आंटी है, तुम्हें याद है ना? मैं इनके बारे में बात भी किया करती थी। लड़की ने सुषमा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी हो गई। ये बड़ी वाली है या छोटी वाली? सुषमा जी ने पूछा। वह जानती थी कि नंदिनी की 2 ही बेटियां थी। जी, यह सच में बहुत बड़ी हो गई है। शहर की जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह, डॉक्टर मृणाल ने जवाब दिया, जो काफ़ी देर से उन दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। अच्छा, इसी डॉक्टर प्रतिष्ठा के पास तो उनकी बहू भी अपने बच्चों को दिखाने जाती है। बहुत नाम सुना है इसका, सुषमा जी ने सोचा, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। शायद उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंदिनी की बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर बन चुकी है, या फिर वह यकीन करना ही नहीं चाहती थी। और दूसरी, अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने पूछा, वह वकील बन यही प्रैक्टिस करती है? नंदिनी ने कहा, वकील? उफ, वकीलनी बनकर लोगों के घर तुड़वाती होगी। सुषमा जी के मन में आया, आंटी आपने गरिमा सिंह के बारे में अखबार में ज़रूर पढ़ा होगा। अरे वही, जिन्होंने 2 महीने पहले एक लड़की पर एसिड फेंकने वाले को कड़ी सजा दिलवाई थी, और इससे पहले नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार करने का जो मामला बड़ा तूल पकड़ा था, उसके मुजरिम को भी उन्होंने ही जेल की हवा खिलाई थी। उसकी खबर तो आए दिन छपती रहती है। मानना पड़ेगा,
वैसे हमारी छुटकी निकली बड़ी तेज, डॉक्टर मृणाल फिर से उन्हें बताने लगी। सुषमा जी के लिए सब बड़ा अप्रत्याशित था। अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए उन्होंने नंदिनी से यहाँ आने का कारण पूछा। अब इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है सुषमा भाभी। दोनों बच्चियाँ मेरा बड़ा ध्यान रखती है। जरा सी तकलीफ में मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। गरिमा ने तो अपने घर के पास ही हमें भी घर ले दिया है। मुझे तो इन बेटियों ने ही जिंदा रखा है। जवाब में नंदिनी जी बोली। इतने में सुषमा जी के ड्राइवर ने उन्हें आवाज़ दी और वह उनसे विदा ले कार में बैठ गई। सुषमा जी कार में तो बैठ गई थी, पर उनका ध्यान नंदिनी की तरफ ही था। उन्हें आज से 20 बरस पहले की घटना याद आ गई, जब नंदिनी उनके पड़ोस वाले घर में रहने आई थी। मोहल्ले में आने के कुछ ही महीनों में अपनी मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से नंदिनी ने सबको अपना बना लिया था। कोई उसे पसंद नहीं करता था तो वो थी सुषमा जी। सुषमा जी को वैसे तो नंदिनी में कोई कमी ना लगती, पर जाने क्यों उसका 2 बेटियों की माँ होना शायद उन्हें पसंद ना था। खुद 2 बेटों की माँ होने का बड़ा दम था उन्हें। इस बात को लेकर अपना सर तान कर चलती थी वो। वैसे नंदिनी की बेटियां थी बहुत प्यारी। 12 साल की प्रतिष्ठा और 8 साल की गरिमा। पढ़ाई लिखाई में भी दोनों सदा आगे थी। स्कूल की कोई प्रतियोगिता होती तो वो दोनों बहनें सदा बढ़ चढ़कर भाग लेती। सुषमा जी के बेटे भी उन्हीं के हम उम्र थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब भी कभी मौका मिलता सुषमा जी नंदिनी को सुना देती। थोड़ा घर का कामकाज भी सिखा दिया कर नंदिनी, आगे जाकर काम आएगा तेरी बेटियों के। लड़कियों को कौन सी कलेक्टरी करनी होती है, घर ही तो संभालना है। नंदिनी उनकी बातें सुन मुस्कुरा भर देती। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, परंतु सुषमा जी की सोच आज भी वही दकियानुशी ही थी। बच्चों के साथ खेलने पर भी कभी अगर वह आपस में लड़ पड़ते तो सुषमा जी हमेशा प्रतिष्ठा और गरिमा को ही डांट लगाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के वक्त नंदिनी उनसे उनके बड़े बेटे विक्रम की शिकायत करने आई, जिसने आज प्रतिष्ठा के स्कूल बैग में पानी डाल दिया था और जिससे उसकी किताबें तो गीली हुई थी, साथ ही साथ केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट भी खराब हो गया था। तेरी बेटी ने कौन सा डॉक्टरनी बनना है नंदिनी, तूने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है इन्हें, जो इतनी सी बात की शिकायत करने आई हो। सुषमा जी गुस्से में बोली। सब जानते थे कि अपने बेटों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी वो भाभी, पर गलती तो विक्रम की ही है ना। नंदिनी ने जवाब दिया। अब तू तो मेरे बेटे की गलती बताएगी मुझे। अरे संभल जा, अपनी बेटियों को थोड़ा झुकना सिखा। बुढ़ापे में जिंदा रहने के लिए बेटों की ही ज़रूरत होती है। सुषमा जी कहाँ की बात को कहाँ ले गई थी। अपनी रोती हुई बेटी को चुप करा नंदिनी उस दिन तो वहाँ से चली गई, पर उसके बाद ना तो कभी उसने ना कभी उसकी बेटियों ने उनके घर की तरफ रुख किया। मोहल्ले वालों ने भी सुषमा जी को ही गलत ठहराया, पर वो तो अपने बेटों के नशे में ही वह चूर थी। सुषमा जी के विचारों को विराम तब लगा जब ड्राइवर ने गाड़ी बाजार में पार्क कर दी। छोटी मेम साहब ने घर का कुछ सामान लाने को बोला है, वह बोला। सुषमा जी को वह शब्द याद कर अपना मन विचलित सा लगा। बाजार में अच्छी खासी रौनक थी। कुछ ही मिनट में ड्राइवर सामान लेकर आ गया। कार फिर से चल पड़ी और साथ ही सुषमा जी के विचार भी। उन्हें याद आया कि उस घटना के कुछ महीनों बाद ही नंदिनी के पति के ट्रांसफ़र हो गया था और वह उनसे बिना मिले ही वहाँ से चली गई थी। आज जिस तरह नंदिनी उनसे मिली थी, उसने फिर से अपने साफ दिल होने का सबूत दे दिया था। सुषमा जी को नंदिनी के कहे शब्द मुझे मेरी बेटियों ने जिंदा रखा है बार बार याद आ रहे थे। क्यों कहे थे उसने ये शब्द उन्हें? क्या उसने बरसों पहले की सुषमा जी की कही बात का जवाब दिया था, या उसकी बेटियां कामयाबी के शिखर पर थी तो उसने उन पर तंज कसा था? पर नंदिनी ऐसी महिला नहीं थी जो किसी पर तंज कसती। सुषमा जी खुद से सवाल जवाब किए जा रही थी। नंदिनी की दोनों बेटियों ने अपने नाम के अनुसार अपने घर की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखा था। नंदिनी उन्हें हर तरफ से सुखी, खुशहाल और जिंदा लगी। जिंदा फिर से वही शब्द उनके मन में आ गया।
क्या कहना चाहती थी नंदिनी? क्या साबित करना चाहती थी? क्या वो यह जताना चाहती थी कि वो तो इस उम्र में बेटियों के साथ जिंदा है? तो क्या वो जिंदा नहीं है? सुषमा जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में घर आ गया। कार से उतरकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। उनके पति बाहर बरामदे में पोता पोती के साथ खेल रहे थे। बहुएं अपने काम में लगी थी और बेटे फैक्ट्री गए हुए थे। कपड़े बदलकर उन्होंने नौकर के हाथ कहलवा भेजा कि वह कुछ देर सोना चाहती है और खाना नहीं खाएगी। कुछ देर बाद वह लेट गई। लेटते ही फिर से वही उलझन उन्हें सताने लगी। उन्हें लगा आज वर्षों बाद किसी ने उनकी सोच को आईना दिखा दिया है। उनका प्रश्न उनके दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। उन्हें लगा इस प्रश्न का उत्तर जानना उनके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो विचारों के इस भंवर में वह खुद ही डूब जाएगी। उन्होंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। सब कुछ तो था उनके पास जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए था, पर क्या मूलभूत सुविधाएं जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है? एक प्रश्न जो शायद उनके मन ने ही उनसे पूछा था। सुषमा जी को महसूस हुआ कि जब से वो घर आई है, दोनों बहुएं में से एक ने भी उनको खाना ना खाने का कारण नहीं पूछा था। उनके आते ही पोती के चेहरे की घबराहट उनसे छिपी नहीं थी। फिजियोथेरेपी के कितने सेशन हो चुके हैं, कितने बाकी है? क्या उन्हें पहले से आराम है? क्या वह दवाई सही समय पर खा रही है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न उन्हें घर में कोई नहीं पूछता था। उनके लिए ड्राइवर और अन्य नौकर चाकर तो उपलब्ध थे, पर अपने बच्चे आसपास नहीं थे। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को वो दिखा तो सकती थी, पर उनका हालचाल जानने वाला, उन्हें दवाई खिलाने वाला, उनके खाना ना खाने पर मनवार कर उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। इन सब बातों के लिए क्या वह खुद ही जिम्मेदार थी? बेटों पर हमेशा गर्व करते हुए उन्होंने बहुओं को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, और इसी चक्कर में जाने अनजाने बेटे भी उनसे दूर होते चले गए। ऐसा नहीं था कि उनके बेटा बहू अच्छे नहीं थे, पर उनकी सोच ने ही उनके चारों तरफ खाई बना दी थी, जो वक्त के साथ बड़ी होती जा रही थी। अपनी पोती को भी उन्होंने कभी कलेजे से लगाकर प्यार नहीं किया था। अगर उनकी पोती के साथ भी ससुराल में वही व्यवहार हो जैसा वह अपने बहुओं से करती है। आज यह सोचकर उन्हें डर सा लगा। पति के समझाने पर भी वो कभी टस से मस नहीं हुई। सुषमा जी को लगा वह सिर्फ जिंदगी काट रही है, पर शायद जिंदा नहीं है। जिंदा रहने के लिए अपने का साथ बहुत जरूरी होता है, और वह चाहे अपने बेटा हो या बेटी। आज नंदिनी ने उनकी आंखें खोल दी थी। सुषमा जी के मन से आवाज़ आई कि उनको बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। कुछ दिनों बाद घर में सब सुषमा जी के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। अब वह बहुओं के साथ रसोई में खूब बातें करती। उनकी पोती जब उनके गले में बाहें डालती तो वह निहाल हो जाती। अब शायद वो जिंदा हो गई थी। उनका घर जिंदा हो गया था, और जिंदा हो गया था उनका अपने बच्चों के साथ रिश्ता, जो उनकी दकियानूसी सोच की वजह से दम तोड़ने की कगार पर था।